बंगाल चुनावों के दूसरे चरण के लिए मंगलवार को प्रचार थम गया है। 1 मिनट में पूरी खबर आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल चुनावों के दूसरे चरण के प्रचार का मंगलवार को आखिरी दिन था। मंगलवार को राजनीतिक पार्टियों ने वोटरों को लुभाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। ममता बनर्जी ने भी कल नंदीग्राम की रैली की और इस दौरान उन्होंने अचानक गोत्र की बात छेड़ दी। पुरोहित मशाई, माँ तुम्हार गोत्रटा की? আমি বলে ফেলেছিলাম মামাটি মানুষ গোত্র। আজকেও তিনি যখন আমায় জিজ্ঞেস করলেন আমি বললাম দেখুন আমার তো একটা পার্সোনাল গোত্র আছে, সেটা সান্ডিল্য, কিন্তু আমি মনে করি আমার গোত্র মামাটি মানুষ গোত্র। ममता बनर्जी के इस भाषण पर बीजेपी ने जमकर चुटकी ली। मुझे तो कभी गोत्र बताने की जरूरत नहीं पड़ा, मैं लिखता ही हूं, लेकिन ममता दीदी मोदी जी के डर से, चुनाव हारने के डर से गोत्र बता दी। अब तो मुझे लगता है कि ममता दीदी अब आपको मुझे बता दें कि कहीं रोहिंग्या और घुसपैठियों का गोत्र भी तो सांडिल नहीं है। बंगाल विधानसभा चुनावों में जारी राजनीतिक हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। 1 मिनट में पूरा अपडेट देखिए। बंगाल विधानसभा चुनाव में हिंसा का दौर लगातार जारी। मंगलवार को बीजेपी उम्मीदवार और पूर्व क्रिकेटर अशोक डिंडा पर पूर्वी मिदनापुर में कुछ लोगों ने हमला कर दिया। यह हमला उस वक्त हुआ जब मोयना में अशोक डिंडा चुनाव प्रचार कर रहे थे। हमले के वक्त उनकी पत्नी उनके साथ थी। अशोक डिंडा के मैनेजर ने बताया कि हमलावर बड़ी संख्या में थे और उन्होंने लाठी, रॉड और ईंटों से अशोक डिंडा पर हमला किया। उधर हिंसा की घटनाओं पर नकेल कसने के लिए चुनाव आयोग ने दूसरे चरण के मतदान से पहले भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया है। खासकर बंगाल चुनावों की हॉटसेट के लिए आयोग ने 22 कंपनियां तैनात कर दी है। हर कंपनी में 100 सुरक्षाकर्मी मौजूद होते हैं। साथ ही आयोग ने क्विक रिस्पांस टीम भी तैनात की है, जिसमें एक टीम में करीब 20 से 22 स्टाफ रहेंगे। मुख्य चुनाव अधिकारी कोलकाता के कार्यालय से लगातार नंदीग्राम में मतदान की घटनाओं पर नजर रखेंगे। इसके लिए 8 सर्विलांस टीम भी बनाई गई है। नंदीग्राम में सभी बूथों की वेबकास्टिंग भी होगी। आज बीजेपी के दिग्गज नेता असम, बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में जारी चुनावों को लेकर बीजेपी फुल एक्शन मोड में है। आज असम से लेकर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु तक पार्टी के दिग्गज नेता चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम के दौरे पर रहेंगे, जहां वो 3 जनसभाएं करेंगे। उनकी पहली जनसभा सुबह करीब 11:30 बजे बिजनी में होगी। इसके बाद वो दोपहर 1 बजे हाजो में रैली करेंगे और बाद में दोपहर करीब 2:45 बजे गृह मंत्री दिसपुर में जनसभा करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बंगाल में होंगे। वो सबसे पहले सुबह करीब 11 बजे धानेखली में चुनावी बैठक करेंगे। इसके बाद दोपहर 1 बजे वो मसीनन से पुरशुरा रोड तक रोड शो करेंगे। दोपहर 2 बजे वो लिलुआ वर्कशॉप जाएंगे। इसके बाद 3:30 बजे वो बेलूर मठ जाएंगे और आखिर में शाम 4 बजे इच्छापुर में पार्टी की बैठक में हिस्सा लेंगे। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तमिलनाडु में रैलियां करेंगे। वो पलियमकुलम में एक बाइक रैली को हरी झंडी दिखाएंगे और फिर वो दोपहर करीब 1:45 बजे थिरनीलाई थेडल रैली करेंगे। आखिर में दोपहर करीब 3:45 बजे विरुद्धनगर में जनसभा करेंगे। चुनाव में मतदाताओं को जगाने के लिए आपने बहुत से तरीके देखे होंगे, लेकिन मदुरई के सरवनन में जो तरीका चुना गया वो आपने भी नहीं सोचा होगा। 1 मिनट में पूरी खबर देखिए। लोगों को पर्चे बांटकर वोट मांग रहे ये मदुरई के सरवनन हैं। इनकी उम्मीदवारी से ज्यादा दिलचस्प इनका घोषणा पत्र है। इन्होंने ऐसे चुनावी वायदे किए हैं जो आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। इन्होंने कहा कि अगर वो चुनाव जीत जाएंगे तो हर एक को आईफोन, 3 मंजिला मकान जिसमें स्विमिंग पूल भी होगा, घर के खर्चे के लिए हर वर्ष 1 करोड़ रुपए भत्ता, 20 लाख की एक कार, एक छोटा हेलीकॉप्टर, घर में काम करने के लिए रोबोट और भी बहुत कुछ। दरअसल सरवनन मतदाताओं को जागरूक करने के लिए ऐसी मुहिम चला रहे हैं। उनका कहना है कि पार्टियों के वायदों में न आकर लोग विकास के मुद्दे पर वोट दें। यही वजह है कि उन्होंने अपना चुनाव चिन्ह कूड़ेदान को चुना है, क्योंकि पार्टियां चुनाव जीतने के बाद वायदों को कूड़ेदान में डाल देती हैं। महाराष्ट्र में गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लग रहे आरोपों की जांच अब एक हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगे आरोपों की जांच अब हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज कैलाश उत्तम चंद चांदीवाल करेंगे।
मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की उगाही का आरोप लगाया था। वहीं दूसरी ओर मनसुख हिरेन की मौत के मामले में एनआईए ने मंगलवार को एनआईए कोर्ट में कहा कि मनसुख हिरेन की मौत की योजना जब तैयार की जा रही थी तो उस वक्त निलंबित मुंबई पुलिस अधिकारी सचिन बजेट और पूर्व पुलिसकर्मी विनायक शिंदे वहां मौजूद थे। एनआईए का कहना है कि अब वो मामले को सुलझाने के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। हालांकि टीम ने कोर्ट से इस मामले की जांच के लिए कुछ समय और मांगा है। टीम ने कोर्ट को कहा है कि उन्हें कुछ और मोबाइल फोन, सीपीयू और सिम कार्ड विनायक शिंदे के पास से मिले हैं, जिसकी जांच अभी की जाएगी। वहीं दूसरी ओर विनायक शिंदे के वकील ने कोर्ट में कहा कि सिम कार्ड की बरामदगी के अलावा एनआईए के पास कोई सबूत नहीं जिससे उसे दोषी साबित किया जा सके। कोर्ट ने फिलहाल विनायक शिंदे की हिरासत को 7 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में एडमिट कराया गया है। मंगलवार को एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के पेट में दर्द उठने के बाद उन्हें मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जांच के बाद पता चला है कि उनके गॉल ब्लैडर में स्टोन था। ऑपरेशन पूरा होने के बाद महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि फिलहाल शरद पवार की हालत स्थिर बनी हुई है। बॉल ग्लैडर में भी जो स्टोन हो रहे हैं उसको भी बॉल ग्लैडर का भी ऑपरेशन करना चाहिए, लेकिन वो प्लान्ड सर्जरी डॉक्टर बाद में तय करेंगे। लेकिन अभी पवार साहब की तबीयत एकदम ठीक है, जस्ट उन्होंने ऑपरेट किया है और हम अभी ऑपरेशन थिएटर के बाहर ही डॉक्टर आए हैं और वही उसके बारे में और ज्यादा जानकारी देंगे। अभी तो अच्छी है उनकी कंडीशन, लेकिन अभी हमारी प्रोसीजर हुई है तो वो ऑब्जर्वेशन में। पाकिस्तान दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने जो चिट्ठी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को लिखी थी उसका जवाब आ गया। पाकिस्तान दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने दोनों देशों के बीच शांति के लिए आतंकवाद को खत्म करने की बात कही थी। इस चिट्ठी के जवाब में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने पहले तो पीएम मोदी को पाकिस्तान दिवस की शुभकामनाएं देने के लिए धन्यवाद कहा, लेकिन बाद में वो फिर कश्मीर के मुद्दे पर लौट कर आ गए। उन्होंने लिखा, पाकिस्तान के लोग भारत समेत सभी पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण रिश्ता चाहते हैं। दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों के हल पर निर्भर करता है। 20 मार्च को लिखी गई चिट्ठी में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि भारत और पाकिस्तान के अच्छे संबंधों के लिए आतंक और शत्रुता से रहित माहौल जरूरी है। लेकिन प्रधानमंत्री इमरान खान की चिट्ठी ये बता रही है कि वो आतंकवाद पर कोई बात न करके सिर्फ कश्मीर के मुद्दे को ही पकड़े रहना चाहते हैं। राजस्थान के जयपुर में जिला अदालत ने 12 इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को आतंकी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। राजस्थान के जयपुर में जिला अदालत ने मंगलवार को 7 वर्ष पुराने एक मामले में इंजीनियरिंग के 12 छात्रों को आतंक फैलाने का दोषी मानते हुए सजा सुना दी। पाकिस्तान के इशारे पर देश में आतंक की साजिश रचने और आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के लिए काम करने वाले इन छात्रों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। वर्ष 2014 में एटीएस और एसओजी ने राजस्थान के कई इलाकों से इन स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार किए गए 13 में से 12 को कोर्ट ने आतंकी साजिश रचने और विस्फोटक अधिनियम की धाराओं के तहत सजा सुनाई है। आज अदालत ने इस केस के अंदर 12 मुलजिमान को यूएपीए एक्ट में और एक्सप्लोसिव एक्ट में और आईपीसी की धारा में दोष सिद्ध किया है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है इनको एलआई की सजा से दंडित किया गया है। वहीं एक आरोपी को फिलहाल सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। जांच के दौरान एटीएस को पता चला था कि ये सभी आरोपी देश में होने वाली घटनाओं के विरोध में बदला लेने की योजना तैयार करने के लिए आपस में मैसेजेस करते थे। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, लौटेंगे फौरन। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.